हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी याचना मुथा बुरट। बेटा हमने डिस्कशन स्टार्ट किया क्या? रिवीजन विद समरी बुक। वी हैव स्टार्टेड रिवीजन विद समरी बुक। ये समरी बुक आपके पास नहीं है तो सबसे पहले बेटा डाउनलोड कर लो। मैं बार बार ये बोलती हूँ, डाउनलोड कर लो वेबसाइट www.icleak.com में, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप करके पूछते हैं कि मैम समरी बुक कहाँ अवेलेबल है। तो बेटा समरी बुक वेबसाइट पे फ्री डाउनलोड सेक्शन पे अवेलेबल है, आपको वहां पे बिल्कुल मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको फिर भी वो नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पे, ऑफिस का नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करिए, बिल्कुल आपको समरी बुक वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट आपको वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगी। ठीक है, और बेटा सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल को, सो दैट अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। एवरी डे यहाँ पे हम चार पांच वीडियोस जो रहेंगे अपलोड होंगे रिविजन सीरीज के, तो आप वहां पे बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। नाउ हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन किया था, और इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा सप्लाई टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सप्लाई अंडर जीएसटी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। व्हाई? बिकॉज सप्लाई है तो जीएसटी है, सप्लाई नहीं है तो कोई जीएसटी नहीं है। टैक्सेबल इवेंट, कोई भी लॉ का एक टैक्सेबल इवेंट होता है। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है। देखेंगे अब द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई। यहां पे हम बेसिक पैरामीटर्स देखेंगे सप्लाई के लिए। सप्लाई किस चीज का होना चाहिए भाई? सप्लाई होगा या तो गुड्स का या तो सर्विसेज का, या गुड्स का या सर्विसेज का होगा। भाई जीएसटी एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो या तो गुड्स का होगा या सर्विसेज का होगा। देन इट शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है गवर्नमेंट ने कि भाई कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए भाई। देन सप्लाई टैक्सेबल पर्सन ने करना चाहिए, एंड इट शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई। द सप्लाई शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई। ये सारी चीजें होंगी तो ही यहाँ पे सप्लाई होगा और जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा। ये बहुत बेसिक लेवल पे था। सेक्शन 7 देखो, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम याद करना शुरू करेंगे। सबसे फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा। किस चीज से रिलेटेड है? सप्लाई की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, हम देखेंगे सप्लाई का यहाँ पे क्या रहेगा। ये सेक्शन आपको याद हो जाना चाहिए, नींद से भी उठा के कोई पूछे तो सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एग्जाम में आना ही है, लिखना ही है अपने को। 25-30 सेक्शंस याद करेंगे, वो एग्जाम में कोट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपका पेपर एकदम स्पार्क होना चाहिए, बहुत बढ़िया स्पार्क होना चाहिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। जितने सेक्शंस हम पढ़ेंगे सारे सीजीएसटी एक्ट के रहेंगे। कुछ 5 या 6 सेक्शंस वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर आईजीएसटी एक्ट, जो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, ऑन ऑल दैट। ठीक है, ऑल अदर सेक्शंस यहाँ पे हम सीजीएसटी एक्ट के पढ़ेंगे। सो सप्लाई की डेफिनेशन क्या बोलती है? सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में क्या क्या आएगा? 7(1)(a) all forms of supply made or agreed to be made for a consideration and in the course of business। तो यहाँ पे 7(1)(a) से दो चीजें इंपॉर्टेंट कर दी गई है। 7(1)(a) ने जो बोलता है सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई में क्या क्या आएगा। सो सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन एंड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। हमने डिटेल लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत टाइम दिया है। मैं फिर से बता दूं, ये रिवीजन लेक्चर्स हैं। हम सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे यहाँ पे, बट थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि बेटा रिवीजन है। जिसको डिटेल में जाना है, अभी भी एग्जाम को बहुत टाइम है, वो 90 आवर्स 100 आवर्स का कोर्स ले सकता है, और वहां पे वो 100 आवर्स के कोर्स में पढ़ सकते हो। आप दिन में 3-3 घंटा भी पढ़ोगे, अभी 1 महीने में आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसको डिटेल में पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन सुनना है, हर एक पॉइंट के बाद एग्जांपल्स देखने हैं, तो वो डिटेल कोर्स ले। जो रिवीजन करना चाहते हैं, हम यहाँ पे रिवीजन लेक्चर्स ले रहे हैं। ठीक है, सो सप्लाई क्या होना चाहिए? 7(1)(a) ने क्या बोला? 7(1) ने बोला कि भाई सप्लाई होगा अगर कंसिडरेशन होगी और फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। दो चीजें, कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, हो गया सप्लाई, खत्म बात, हो गया सप्लाई, खत्म बात। फिर 7(1)(b) आया। 7(1)(b) बोला इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, गुड्स की बात नहीं हो रही है, सर्विस की बात हो रही है। Import of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business। तो यहाँ पे अगर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो
यहाँ पे आप अगर सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो किस चीज के, फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन तो होना चाहिए, वेदर और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस नहीं होगा तो भी चलेगा। मतलब 7V1B क्या बोलना चाहता है, मैंने पर्सनल पर्पस के लिए 5 इंपोर्टेड सम सर्विसेज, उस पे भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसे भी सप्लाई बोल दिया 7(1)(b) ने। बट नहीं, वेट, यहाँ पे बाद में एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आया, 7(1)(b) ने तो सप्लाई बोल दिया, if you are importing services you have paid the consideration and if it is not for the purpose of business then also it is supply. But wait, एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आया एंड दैट एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में बोला कि नहीं, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है, यहाँ पर्सनल पर्पस वगैरह के लिए है, तो उसे यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हम पढ़ेंगे वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन भी। देन इंपोर्ट बहुत डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं। 7(1)(c) क्या बोलता है, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड विदाउट कंसिडरेशन। 4 एक्टिविटीज हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है, याद हो जानी चाहिए, यहाँ पे हमने पैरा 1 2 3 4 पढ़ा था। 4 activities if made without consideration then also supply. 7(1)(a), what did 7(1)(a) said? 7(1)(a) में हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, 7(1)(a) ने बोल दिया था कि if it is made for a consideration and it is for the purpose of business then it is supply. Then comes 7(1)(c). 7(1)(c) ने क्या बोला, no, there are 4 activities or transaction, if they are made even without consideration it would be considered as supply. कंसिडरेशन नहीं होगी तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। किस केस में, सिर्फ 4 एक्टिविटीज, सिर्फ 4 एक्टिविटीज। ये 4 एक्टिविटीज के अलावा अगर 5वीं कोई एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन होगी तो क्या वो सप्लाई होगी? नहीं, वो सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि 7(1)(a) में बेसिक कंडीशन ही है सप्लाई के लिए, फॉर अ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। एंड देन ये थोड़े टाइम पहले यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था एंड 7(1)(a) इंसर्ट हुआ था। 7(1)(a) ने क्या बोला, if supply as per 7(1), मतलब if supply as per 7(1) के हिसाब से अगर सप्लाई है तो वो सप्लाई गुड्स का है कि सर्विसेज का है, वो सप्लाई गुड्स का है कि सर्विसेज का है, कौन बताएगा? शेड्यूल 2 के हिसाब से बताएंगे। तो ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अमेंडमेंट क्या हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे ये बात हुई कि भाई अगर 7(1) के हिसाब से सप्लाई है, 7(1)(a) के हिसाब से और 7(1)(b) के हिसाब से और 7(1)(c) के हिसाब से, if it is supply from 7(1)(a) or 7(1)(b) or 7(1)(c) then it is supply of goods or services will be determined by what? It will be determined by schedule 2. शेड्यूल 2 बताएगा कि वो गुड्स का सप्लाई है या सर्विसेज का। Will schedule 2 specify all the activities? No. It will specify only the activities जहां confusion है। I know this mouse is a goods, अभी इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा कि ये गुड्स है कि सर्विस है। This iPad, क्या इसमें कोई क्वेश्चन बचा कि whether it is goods or services? No, it is goods, क्लियर है भाई। फोन क्लियर है भाई, गुड्स है। शेड्यूल 2 कौन से आइटम्स बताएगा? शेड्यूल 2 वो आइटम्स बताएगा जहां कंफ्यूजन है कि इसे गुड्स बोले कि सर्विस बोले, वहां शेड्यूल 2 आएगा। फॉर एग्जाम्पल वर्क कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस, इन जगहों पे शेड्यूल 2 आएगा, देखेंगे हम डिटेल पे। अब शेड्यूल 2 में कब जाएंगे? जब अगर सप्लाई है 7(1)(a) या 7(1)(b) या 7(1)(c), इन तीनों में से किसी एक के हिसाब से अगर सप्लाई है तो वो सप्लाई गुड्स का है कि सर्विस का है, वो कौन बताएगा बेटा? वो बताएगा शेड्यूल 2। एंड देन supply excludes activities not to be treated as supply of goods or services as referred to in schedule 3. शेड्यूल 3 आता है, शेड्यूल 3 बोलता है हाँ भाई गुड्स है मान लिया, सर्विस है मान लिया, बट सप्लाई नहीं मानेंगे। माना कि गुड्स है, माना कि सर्विस है, माना कि सप्लाई हो रहा है, पर नहीं, शेड्यूल 3 में लिख गया मतलब नहीं है सप्लाई। नेगेटिव लिस्ट बोल सकते हैं आप इसको, विच इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई नहीं है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, since there is no supply no GST. so now यहां पे हम ब्रीफली ये सब पढ़ने वाले, क्या फटाफट 1 सेकंड में रिवाइज करेंगे। सप्लाई इंक्लूड्स व्हाट? 7(1)(a) फॉर द कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, सप्लाई हो गया। 7(1)(b) इंपोर्ट फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, सप्लाई हो जाएगा। बट एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन ने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ बुलाया तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा।
7(1)(c), यहाँ पे 7(1)(c बोलते हैं कि भाई एक्टिविटीज जो कि शेड्यूल 1 में दी हुई है, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई हो जाएगा। 7(1)(a) इंसर्ट हुआ, उसने क्या बोला कि अगर 7(1) के हिसाब से सप्लाई, तो वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और वेदर इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट, 7(1)(a, and then comes activities, schedule 3, activities or transaction which will be treated neither as supply of goods nor as supply of services। वो कौन बताएगा बेटा, वो बताएगा यहाँ पे शेड्यूल 3, शेड्यूल 3। तो स्ट्रक्चरली इस चैप्टर में हम लोग यही सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? नाउ टेल मी वन थिंग, now whether it is important to differentiate between goods and services, yes ma'am, it is very important. Why? Because the provisions for place of supply and time of supply are different for goods and different for services. So it is very important beta at this place only that you should be able to differentiate between what is goods and what is service. Otherwise in exam आपने goods या service का determination गलत कर लिया, so आपका पूरा problem गलत हो जाएगा, because आप टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, सारी चीजें गलत कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे गलत फाइंड आउट कर लेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स मैम? सो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। सो मनी एंड सिक्योरिटीज केप्ट आउट ऑफ गुड्स, गुड्स से बाहर कर दिया मनी एंड सिक्योरिटीज का। बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम को गुड्स बोल दिया, एक्शनेबल क्लेम को गुड्स बोल दिया। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन गुड्स डेफिनेशन इज व्हाट? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी इज व्हाट? सर्विस। हम देखेंगे अभी आगे, ये हमने बहुत डिटेल में देखा है। सो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। सो मनी एंड सिक्योरिटी को गुड्स से तो बाहर कर दिया, गुड्स से तो बाहर कर दिया। एंड बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स को यहां पे इंक्लूड कर लिया, पर शेड्यूल 3 में एक्शनेबल क्लेम को बाहर कर दिया। बेटा रिवीजन है, शेड्यूल 3 पढ़ा हुआ है, पहले ऐसे एक्ट मत करना कि कोई चीज नहीं पढ़ी और बता दिया, नहीं, अपन ने पूरा पढ़ा हुआ है, अपन रिवीजन कर रहे हैं, तो अपन चीजें यहीं पे लिंक करते हुए बोलेंगे, नहीं तो अपन शेड्यूल 3 के बाद पढ़े थे, अपन ने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम लिखा हुआ है, मतलब क्या? एक्शनेबल क्लेम को गुड्स तो बोल दिया, गुड्स तो बोल दिया, शेड्यूल 3 से बाहर कर दिया, मतलब शेड्यूल 3 इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, सो नो टैक्स ऑन एक्शनेबल क्लेम एक्सेप्ट लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग, वहां लिखा है, मतलब लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग पे टैक्स लगेगा एज गुड्स, एज गुड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। एनीथिंग अदर देन गुड्स मींस एवरीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सो सर्विस मींस एनी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अदर देन गुड्स लिखा है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी सर्विस, याद रख लेना। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, भाई मनी एंड सिक्योरिटी को गुड्स से भी बाहर, सर्विस से भी बाहर, गुड्स से भी बाहर, सर्विस से भी बाहर, किसको? मनी एंड सिक्योरिटीज को। सो भाई नो सप्लाई, गुड सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ना गुड्स है ना सर्विस है, तो काय का टैक्स? नो सप्लाई। मनी एंड सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है। Then but includes activity, now it is very important and more important because a recent amendment has come in this definition, एक explanation add हुआ है, तो ये बहुत important है, समझिए। but includes activities relating to use of money or its conversion by cash or any other mode from one currency or denomination to another form, currency or denomination for which separate consideration is charged। मतलब क्या? activities relating to use of money or its conversion, पैसे को यूज करने के लिए यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हुआ है, जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हुआ है, उससे क्या बोलेंगे? उससे बेटा सर्विस में, वो सर्विस में आएगा। एग्जांपल देखेंगे अभी हम, एक्सप्लेनेशन क्या ऐड हुआ है वो देखेंगे। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट एक्सप्रेशन सर्विस इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। यहाँ पे मनी और सिक्योरिटीज तो गुड्स और सर्विसेज नहीं है, माना, बट अगर यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हो या अरेंज कर रहे हो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज को, उसके लिए सर्विस फीस ली, डॉक्यूमेंटेशन फीस ली, तो क्या वो सर्विस है? हाँ जी है। क्यों? क्योंकि फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। तो थोड़ी सी एम्बिग्यूटी हो रही थी इंडस्ट्री में, इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया। तो अब एक बार एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। डिपॉजिट और विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बताओ क्या होगा? गुड्स होगा, सर्विस होगा? नो मैम, व्हाई? बिकॉज मनी एंड सिक्योरिटी इज नीदर गुड्स नॉट सर्विस,
So transaction in money will neither be goods nor services. Then processing fees. Yes, processing fees is a supply of service. Transaction in money is not. But processing fees is, because processing fees is a separate consideration, is a supply of service for which separate consideration is charged. For which separate consideration is charged. Then conversion of currency, one currency to another currency. US डॉलर से पॉन्ड्स में कन्वर्ट किया मैंने. Conversion of currency, whether it is goods or service, no ma'am, it is transaction in money. It is transaction in money. No goods, no service. कमीशन फॉर कन्वर्जन ऑफ करेंसी, जो करेंसी मैंने यूएस से लेके पॉन्ड में कन्वर्ट की, उसमें मुझे उस एजेंट ने कमीशन चार्ज किया. क्या वो सप्लाई ऑफ सर्विस है? यस, यस, बिकॉज इट इज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन, for which separate consideration is charged, for which separate consideration is charged. So it is supply of service. Then sale or purchase of stock, share or derivatives. तो sale और purchase कर रहे हो? No ma'am, it is transaction in security. It is neither goods nor service. इधर neither goods nor service. MCQ में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बेटा. Actionable claim, actionable claim clear है मैम, goods है, ये हमने डिस्कस कर लिया. एज पर शेड्यूल 3 एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. सो ओनली लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग वुड बी टैक्स्ड एज गुड्स. ठीक है, ऑल अदर एक्शनेबल क्लेम्स को हटा दिया गया है. सर्विस चार्ज और सर्विस फीस और डॉक्यूमेंटेशन फीस और ब्रोकिंग चार्जेस, इट इज प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड चार्जेबल टू जीएसटी. इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, न्यूली इंसर्टेड एक्सप्लेनेशन. यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डाला गया है, यहाँ पे फैसिलिटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज से रिलेटेड है. सो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ये हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी, ये हमने सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी. मैं क्लियरली बता रही हूँ, जो लोग आगे भी ये वाले वीडियोस देखने वाले हैं बेटा, ये ही स्पीड मेंटेन की जाएगी, बिकॉज रिवीजन हो रहा है. जिसको डिटेल में पढ़ना है, मुझे स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं कि मैम डिटेल में पढ़ना है, मैं उनको यही रिकमेंड करूंगी कि बेटा आप यहाँ पे 100 आवर्स की क्लास में पढ़िए. यहाँ पे जिसने एक बार पढ़ लिया वो रिवीजन के लिए पढ़ेगा. नो डाउट आई एम गोइंग टू कवर एवरी कंसेप्ट, बट हर कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराना, वो सब हम यहाँ इतने लिमिटेड टाइम में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. इसलिए मैंने ये चीज 2 बार आपको क्लियर कर दी. अब 7(1)(a) देखना शुरू किया था. 7(1)(a) में क्या लिखा हुआ है? बहुत क्लियरली, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. कंसिडरेशन होना चाहिए प्लस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो सप्लाई होगा. सो एक जो प्राइमरी एलिमेंट है सप्लाई होने के लिए, वो क्या क्या है? कंसिडरेशन एंड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस. देन कम 7(1)(b). 7(1)(b) आया, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. इंपोर्टेशन ऑफ अ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. यहाँ सर्विस से रिलेटेड, इट्स नॉट रिलेटेड टू गुड्स. गुड्स के लिए ये सेक्शन बिल्कुल नहीं लगेगा. इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए क्या लगेगा? 7(1)(a) के हिसाब से ही आपको देखना पड़ेगा. सर्विस के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. द एक्सेप्शन टू सेड रूल इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज डीम्ड एज सप्लाई इवन इफ इंपोर्टेड इन नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. बट एज आई टोल्ड यू, देयर कम्स एन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के हिसाब से पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप ले रहे हो, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाती है. सो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस यहाँ पे अगर विथ कंसिडरेशन है, टेंशन ही नहीं है. कंसिडरेशन है तो नीचे जाने की बात ही नहीं. 7(1)(a) के हिसाब से ही हो गया यहाँ पे सप्लाई. इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन प्लस बिजनेस है तो डेफिनेटली सप्लाई है ही. उसके बाद तो सोचना ही नहीं है, उसके बाद तो सोचना ही नहीं है. नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो सो इट इज टैक्सेबल एज पर 7(1)(b) बट एग्जेम्प्टेड वाया एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन. बट इट इज एग्जेम्प्टेड वाया एग्जेम्प्शन नोटिफिकेशन. देन इंपोर्ट अगर आप कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो तो फिर देखना पड़ेगा, तो फिर देखना पड़ेगा. विदाउट कंसिडरेशन में थोड़ा सा, कभी भी विदाउट कंसिडरेशन आए तो शेड्यूल 1 को याद करना. शेड्यूल 1 हमने पढ़ा है, वहां पे दिया हुआ था फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आप लेते हो तो वो टैक्सेबल होता है. शेड्यूल 1 हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो अभी यहाँ पे हमने नहीं पढ़ा है, बट हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा है. अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ शेड्यूल 1 के हिसाब से अगर रिलेटेड पर्सन या मैं डिस्टिंक्ट पर्सन से बिजनेस के लिए कोई सर्विस इंपोर्ट करती हूँ इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, देन इट इज टैक्सेबल. इंपोर्ट पे टैक्स कौन पे करता है बेटा? इंपोर्ट में यहाँ जो इंडिया में है इंपोर्टर, वो पे करता है रिवर्स चार्ज में, याद होगा आपको. और विदाउट कंसिडरेशन कोई और पर्सन ला रहा है तो फिर वो नॉट टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल ही नहीं है, कंसिडरेशन ही नहीं है. 7(1)(a) के लिए भी कंसिडरेशन यहाँ पे चाहिए, 7(1)(b) के लिए भी कंसिडरेशन चाहिए. शेड्यूल 1 में भी आप नहीं आ रहे हो तो फिर आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप टैक्सेबल नहीं रहोगे. नाउ
सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1 हम यहाँ पे अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहां से हम हमारा शेड्यूल 1 शुरू करते हैं। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, डीम सप्लाई, section 7(1)(c) read with schedule 1. Now we are going to study the schedule 1. What is schedule 1? You should be very clear about it. Schedule 1 has those activities or transaction for which consideration there is no consideration. जहां consideration नहीं है फिर भी supply है, that are what schedule 1 item. So सबसे first है permanent transfer or disposal of business asset where input tax credit has been taken. The time you have purchased the asset, you have availed input tax credit on this. You have availed input tax credit on this, and today you are permanently transferring or disposing of that asset. So what will happen in that scenario? क्या without consideration है? एग्जाम्पल लेंगे, ये पोडियम, फॉर एग्जाम्पल ये पोडियम मैंने परचेज किया था आज से 3 साल पहले। अब मैंने यूज कर लिया, ITC ले लिया। अब क्या हुआ, मैंने बोला यार एक यहाँ पे मेरे पास चैरिटेबल ट्रस्ट आया, उन्होंने बोले कि आप हमको ये चेयर्स फर्नीचर्स कुछ डोनेट करिए। मैंने कहा ये पोडियम लेके जाओ, तो मैंने उनको डोनेट कर दिया ये पोडियम। तो मैंने क्या किया, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ माय बिजनेस एसेट किया, यस, फॉर विच आई हैव टेकन द इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस। So in this case what will happen beta? In this case it will be treated as supply. It will be treated as supply. So input tax credit has been availed on the business assets and that business assets has been permanently transferred or disposed of. So that would be treated as supply. Then second, supply between related person and distinct person. Related person या distinct person के केस में सप्लाई की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैंने मेरे रिलेटेड पर्सन को, मैंने मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट पर्सन? डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है बेटा एक पैन नंबर पे जितने GST रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर पूरे इंडिया में सेम होता है, मेरा पैन नंबर सेम होगा, मेरी हो सकता है बहुत सारी ब्रांचेस हो, मेरी हो सकता है बहुत सारी ब्रांचेस हो, तो मेरी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के लिए क्या होगी, GST का तो हर एक स्टेट का अपना अपना रजिस्ट्रेशन है, तो मेरी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच एक स्टेट की दूसरे स्टेट के लिए वो क्या हो जाएगी, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगी, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगी। अब तो एक स्टेट में एक से ज्यादा भी रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। सो इस केस में ये हो गया कि मेरा एक समझ लीजिए ऑफिस मुंबई में है, एक गुजरात में, so both the offices are distinct person for each other since they have the common PAN number but they have different GSTN, they have different GSTN number. So there is a supply between related person or distinct person, then even if made without consideration, schedule 1 पढ़ रहे हैं, लिंक मत भूलना, even if made without consideration it would be treated as supply, it would be treated as supply. So even if without made consideration but it should be in the course of furtherance of business, it should be in the course of furtherance of business. रिलेटेड पर्सन की भी डेफिनेशन हमने डिटेल में पढ़ी थी, उसमें एक रिलेटेड पर्सन में एक पॉइंट में कौन था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय थे, वो भी रिलेटेड पर्सन थे, तो उनके बीच में एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि अगर 50,000 तक के का, नॉट एक्सीडिंग 50,000 तक के का है तो ठीक है, उससे सप्लाई नहीं मानी जाएगी। उससे ज्यादा का गिफ्ट आपने एम्प्लॉय को दिया है, उससे ज्यादा का गिफ्ट अगर आपने एम्प्लॉय को दिया है तो फिर वो सप्लाई माना जाएगा। नॉट एक्सीडिंग 50,000 इज नॉट सप्लाई, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे यहाँ पे। नाउ सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट ने एक दूसरे के बीच में by a principal to his agent where agent undertakes to supply such goods on behalf of supply, या by agent to his principal where agent undertakes to receive such goods on behalf of principal। तो यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया और एजेंट आगे प्रिंसिपल के बिहाफ में किसी को गुड्स सप्लाई करने वाला है, ठीक है यहाँ पे। या फिर सेकेंड चीज, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल, एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ में रिसीव किया सच गुड्स, देखो सर्विस की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है, ये बहुत ध्यान में रखना है, ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी सी चीजें। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन एजेंट और प्रिंसिपल, तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल के बिहाफ में यहाँ पे एजेंट ने गुड्स रिसीव किया या सप्लाई किया तो उसे क्या माना जाएगा बेटा, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इट वुड बी डीम्ड एज सप्लाई, इट वुड बी डीम्ड एज सप्लाई। देन now there is an amendment in this, an important amendment, importation of services, importation of service, import of service बाय अ टैक्सेबल वर्ड पहले यहाँ यूज किया जाता था जिसे ओमिट किया गया, उसका इफेक्ट भी हम समझेंगे क्या है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन फ्रॉम एनी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब मैंने इंपोर्ट करी सर्विसेज, क्या, नॉट गुड्स, सर्विस की बात हो रही, मैंने इंपोर्ट करी सर्विसेज, किससे, किसी रिलेटेड पर्सन से बाहर से इंपोर्ट करी,
तो उस केस में इवन इफ आई हैव मेड इट विदाउट कंसिडरेशन इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। मैंने मेरे फादर से यहाँ पे कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी, वो सीए है, उन्होंने मुझे कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज दी, मैंने उनसे इंपोर्ट करी। आर वी रिलेटेड पर्सन? यस, वी आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, वी आर रिलेटेड, सो आई हैव इंपोर्टेड सम सर्विसेज फ्रॉम हिम। सो क्या वो टैक्सेबल होगी? क्या उससे सप्लाई बोला जाएगा इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन? सो प्रीवियसली यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ था टैक्सेबल पर्सन, सो इफ आई एम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी देन ओनली इट वुड बी liable to tax, it would be treated as supply, but now the taxable word has been omitted. ये क्यों omit किया गया? यहाँ पे ये अमेंडमेंट इसलिए आया, हम पढ़ेंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट इज टू इंश्योर दैट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय एंटिटीज व्हिच आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, फॉर इंस्टेंस हु आर मेकिंग ओनली एग्जाम सप्लाई बट आर अदरवाइज एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज टैक्स व्हेन रिसीव फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एनी एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम सप्लाई कर रही हूँ, मेरा सप्लाई पूरा एग्जाम्प्टेड है, सो आई हैव नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बट आई एम इम्पोर्टिंग सर्विसेज, तो गवर्नमेंट का बोलना था नहीं, अगर आप एग्जाम सप्लाई में हो, आप एग्जाम सप्लाई में हो, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है बट आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस, तो भी वो टैक्स होगा। सो यहाँ पे अब जरूरी नहीं है कि सर्विस जो इंपोर्ट करे वो टैक्सेबल पर्सन हो, कोई भी इंपोर्ट कर ले सर्विस, कोई भी इंपोर्ट कर ले सर्विस, उसे क्या बोल दिया गया बेटा? सप्लाई बोला गया, उसे सप्लाई बोला गया है। आगे इसकी टैक्सेबिलिटी और डिस्कस करेंगे। Now here we complete schedule 1. Schedule 1 हमने क्या क्या पढ़ा? Permanent transfer, disposal of business assets. Second, that would be treated where input tax rate has been availed, that would be treated as supply. Then हमने पढ़ा supply between related person and distinct person. उसमें employer employee, अगर employer ने employee को 50,000 तक के का गिफ्ट दिया हुआ है तो उसे यहाँ पे सप्लाई नहीं बोला जाएगा। Then supply of goods between principal and agent, and then we study import of services. Services किसने import करी? क्या taxable person ने import की? नहीं, कोई ने भी import करी related person से, बाहर से। So in all the 4 activities, even if made without consideration, it would be treated as what? Supply. इसे supply बोला जाएगा। Here we complete our schedule 1. Now schedule 2. Schedule 2 किसके लिए था? अगर 7.1 के हिसाब से supply, if there is a supply as per 7.1, then it is supply of goods or services. कौन बताएगा? schedule 2 बताएगा। फर्स्ट, टाइटल इन गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो, भाई मैंने बोला ये लो मोबाइल ले लो, बेच रहे में मोबाइल, लाख रुपए दो, मोबाइल ले लो। आई एम सेलिंग द गुड्स टू यू, आई एम ट्रांसफरिंग टाइटल इन गुड्स टू यू, सो व्हाट इज दिस? इज दिस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज? schedule 2 clarifies it is supply of goods, it is supply of goods. Then title in goods under an agreement that the property shall pass at a future date. हायर परचेज की बात हो रही है बेटा, प्रॉपर्टी जिसमें फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होती है। सो टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट दैट द प्रॉपर्टी विल पास एट अ फ्यूचर डेट, दैट वुड बी ट्रीटेड एज व्हाट? दैट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। देन लैंड एंड बिल्डिंग, लीजिंग ऑफ लैंड, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, दिस इज सर्विस। आई विल टेल यू वन ट्रिक, इमूवेबल प्रॉपर्टी, whenever there is a supply regarding immovable property, आपको मान लेना है वो किस चीज के लिए? that is a supply of service, because goods means any kind of movable property, service means anything other than goods, anything other than goods. So immovable property is always service, it is always service. So lease, tenancy, easement, license to occupy land is a supply of service. Then lease, letting out of building including commercial, industrial, residential complex for business, commerce, wholly, partly, anything, building commercial हो, residential हो, कुछ भी हो, leasing यहाँ letting out of building कर रहे हो, letting out of immovable property, that would be what? That would be supply of service. Then treatment or process applied to another person's goods, job work, example क्या हो सकता है इसका? job work. Job work is a supply of service. You will see यहाँ से goods जाता हुआ दिखेगा, but it is not goods, it is supply of service. Factory से the dispatch will be of goods, but the supply of service का bill रहेगा, supply of, it would be supply of service. Then ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, बिजनेस के एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं आप, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड, डिस्पोज्ड ऑफ अंडर डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन carrying on business so as to no longer form part of those assets whether or not for consideration. You're transferring or disposing of business assets. What would be of very clear? It is supply of goods only. Now goods held used for business purpose are put to private use or are made available to any person for use for any purpose other than business or by under direction of person carrying on the business whether or not for a consideration. It is a supply of service. What does this mean? We'll take an example. मेरी सिस्टर की मैरिज थी, वी टुक दिस पोडियम, कैमरा, आईपैड,
हमको वहां पे सारे संगीत की प्रिपरेशन के लिए ये सारी चीजें चाहिए थी, हम लेके चले गए। क्या किया हमने? द गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज। बिजनेस के गुड्स को मैंने घर में लेके गई, प्राइवेट यूज किया, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। बेटा बोलने में बड़ा इजी है, बट वैल्यूएशन करना बहुत टफ है इस चीज के लिए। Then goods forming part of asset of business carried on by a person who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied in the course of furtherance immediately before he ceases to be a taxable person. यहाँ पे you are ceases to be a taxable person, आप सीज हो गए, आप अब टैक्सेबल पर्सन, यू आर नो मोर अ टैक्सेबल पर्सन। सो जो भी गुड्स हैं आपके बिजनेस के, मान लिया जाएगा इट वुड बी डीम्ड कि वो आपने सप्लाई कर दिया। सप्लाई कर दिया तो सब पे लग जाएगा जीएसटी। इट वुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स। बट इसका एक्सेप्शन है बिजनेस ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न। आई हैव ट्रांसफर्ड माय बिजनेस टू यू फॉर एग्जांपल, मैंने आपको अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, तो ऑब्वियसली एज अ गोइंग कंसर्न चले गया, तो आप उसका वहां पे उस केस में कोई जरूरत नहीं है। एंड सेकंड, बिजनेस कैरीड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। तो अब हो सकता है मैं बिजनेस नहीं कर रही हूँ, मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस कर रहा है, तो उस केस में भी उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। अदरवाइज आप बिजनेस बंद करो, जितने गुड्स पड़े हुए हैं आपके, जितने यहाँ पे एसेट्स पड़े हुए हैं, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा और उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बट कोई और अगर बिजनेस चला रहा है तो ऑब्वियसली नॉट रिक्वायर्ड। उल्टा आपका जो आईटीसी पड़ा हुआ है वो ले लेगा, वो वहां पे क्रेडिट ले सकता है, आईटीसी के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। देन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से तो कुछ भी आ जाए बेटा, अपने को आंख बंद करके सप्लाई ऑफ सर्विस मानिए। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने मेरा स्टूडियो रेंट पे दिया, क्या होगा बेटा? ये सप्लाई ऑफ सर्विस। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, यहाँ मैंने बिल्डिंग बनाई है, बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई है, उसे वो सप्लाई करेगा, फ्लैट्स बेचेगा, उसे क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। टेम्पररी ट्रांसफर कर रही हूं मैं आईपीआर यहाँ पे, तो ये क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। नोट कर लो, परमानेंट ट्रांसफर इज सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे टेम्पररी ट्रांसफर को मेंशन किया। टेम्पररी ट्रांसफर वुड बी सप्लाई ऑफ सर्विस। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, इसे क्या बोला जाएगा बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। एक सेकेंड, इसमें एक तो डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। अगर आप प्रीपैक सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो, ये मैंने मेन बुक का कंटेंट निकाला है, उसमें हमने थोड़े डिटेल में एग्जांपल्स ज्यादा लिए थे, समझने के लिए इजी रहेगा। सो यहाँ पे अगर आप प्रीपैक सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो बेटा, प्रीपैक जैसे कि टैली, तो उसे क्या माना जाता है? उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लाइसेंस टू यूज प्रीपैक सॉफ्टवेयर इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने लाइसेंस टू यूज दिया है किसी को सॉफ्टवेयर का, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो आप कर रहे हो, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, यहाँ पे कस्टमाइजेशन जो आप कर रहे हो, तो उस केस में उसे क्या माना जाएगा बेटा? उस केस में उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट, agreeing to or obligation to refrain from an act or to tolerate any act or situation to an act, उसे भी क्या माना जाएगा बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ यूज, राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, आपने मशीन किसी को हायर पे दी है, तो उसे भी क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। एंड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को हमेशा माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जीएसटी में जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी है, दैट इज ऑलवेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी का गुड्स रहेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर बात होती है, उसका कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दैट वुड बी सप्लाई ऑफ सर्विस। सो वर्क कॉन्ट्रैक्ट, it may be for erection, it may be installation, tiling, painting of movable property. Contract for movable property will not be classifiable as work contract as per the definition of work contract. It covers only immovable property as we discussed. Then supply of goods being food or any other article for human consumption or drink, restaurant service, catering, eating joints, mess, ये सारी जो भी सर्विसेज है रेस्टोरेंट में, बहुत ही क्लैरिटी मेंटेन की, ये क्या हो गया बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। एंड देन ये बहुत क्लियर है लास्ट वाला क्लॉज, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन टू मेंबर, तो रहेगा अगर कोई सोसाइटी है वो अपने मेंबर्स को कुछ दे रही है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे उस केस में जैसे कि कोई सोसाइटी वो एयर कंडीशनर दे रही है अपने मेंबर्स को कंसेशनल प्राइस में, तो उसे क्या माना जाएगा? उसे माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। सो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं हमारा शेड्यूल नंबर
2, यहाँ पे हमारा शेड्यूल नंबर 2 यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे शेड्यूल 3, नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी। भाई नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। हम माना कि गुड्स है, हम माना कि सर्विस है, पर नहीं, हम इसे सप्लाई नहीं मानेंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे, नो सप्लाई नो जीएसटी। सो इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है, ध्यान से पढ़ना। स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट सर्विस के साथ, सर्विस बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और फर्दरेंस इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। अरे भाई एम्प्लॉय रोज ऑफिस जाता है, सर्विस देता है एम्प्लॉयर को, अब ऐसे तो उसे सप्लाई मान लिया तो हो गया, रोज जीएसटी लगाते रहे एम्प्लॉयर को। सो जहां पे भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, किस चीज से रिलेटेड, इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स के हिसाब से, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। कोई और सर्विस दे रहा है तो मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये आपके पास नहीं होगा, ये मेन बुक का पार्ट है। सो अगर कंपनसेशन दे रहे हो आप फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन, क्या वो टैक्सेबल होगा? इट इज नॉट टैक्सेबल एज इट इज इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यार, उसमें ही टर्म्स था प्री मैच्योर टर्मिनेशन का, तो प्री मैच्योर उसे जल्दी छोड़ दिया तो उसे प्री मैच्योर टर्मिनेशन का ऑब्वियसली कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो दैट वुड नॉट बी टैक्सेबल, दैट वुड नॉट बी सप्लाई। Casual labor appointed on daily basis for wages, it is not taxable as it is in relation to employment, वो भी employment के related ही है। Then third, नॉन कॉम्पीट फीस पे कर रहे हो आप, रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर ने बोला यार ये मेरे साथ इतने साल काम कर लिया, अब ये बाहर जाएगा, यही काम कॉम्पिटिटर के साथ में करेगा, मेरे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उसने बोला कि भाई तू किसी के साथ काम नहीं करेगा, तू ये काम छोड़ दे, मैं तेरे को नॉन कम्पीट फीस देती हूँ, मैं तेरे को 5 लाख रुपए देती हूँ, तू ये काम करना छोड़ दे। तो उसने बोला ठीक है, ओके। सो वेदर इट वुड बी टैक्सेबल, यस, इट एज इट इज नॉट इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है ये, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये बिजनेस डिसीजन है, तो इस केस में ये टैक्सेबल होगा और इसे सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, सर्विसेज बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोर्ट यहाँ पे ट्रिब्यूनल हमको यहाँ पे कोई सर्विसेज दे रहा है तो उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। फंक्शंस परफॉर्म बाय एमपीज, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, तो यहाँ पे पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, पंचायत के, म्युनिसिपैलिटी के मेंबर या कोई भी लोकल अथॉरिटी के मेंबर्स, कोई भी सर्विसेज आपको यहाँ पे कोई भी काम करते, कोई भी फंक्शंस करते हो, तो दैट वुड आल्सो बी not treated as supply. Then duties performed by any person who holds any post in pursuance of provision of constitution in that capacity, constitution में जो भी लोग हैं जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं अपनी, ऑब्वियसली उसे भी नहीं माना जाएगा। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और मेंबर और डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड हु इज नॉट डीम्ड टू बी एन एम्प्लॉय बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज। सो ऑल दीज पर्सन्स जिनकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, इनकी पोजीशन की, इनकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए इसे भी सप्लाई नहीं बोला गया है। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूरियल, यहाँ पे इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, ये बहुत अच्छा किया, इस केस में भी इसे सप्लाई नहीं बोला गया है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। सेल ऑफ लैंड, देखो बेटा, लैंड को आपने बेचा, इट विल नेवर बी अ सप्लाई। बिल्डिंग की बात हो रही है, अभी लैंड की बात हो रही है, तो लैंड को सेल किया, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग, तो यहाँ पे सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B, ये क्या बोलना चाहते हैं? ये यहाँ पे बोलना चाहते हैं, अगर यहाँ चार्ट मेरे पास बना ही हुआ है, अगर सेल ऑफ बिल्डिंग हो रही है बिफोर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, व्हाट, बिफोर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है हमारी बिल्डिंग का, उसके पहले जो भी बिल्डिंग के फ्लैट्स आपके बिके, तो वेदर दैट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, यस, दैट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई एज पर पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, उसको पैरा 5B के हिसाब से सप्लाई बोला जाएगा। बट आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मुझे बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया, उसके बाद उसे सप्लाई नहीं बोला जाएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो आपको कोई बिल्डर आपको बिल्डिंग में फ्लैट बेच रहा है और आपको पूछना है उससे कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, तो ऑब्वियसली उससे सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा और उस पर आपको जीएसटी नहीं लगना चाहिए। सेल ऑफ लैंड पे कभी नहीं लगेगा, सेल ऑफ लैंड पे कभी नहीं पड़ेगा, लगेगा। शेड्यूल 2 में हमने क्या पढ़ा था, वो लीजिंग ऑफ लैंड वगैरह वो सब पढ़ा था हमने। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल ऑफ लैंड पे कभी नहीं लगेगा, बिल्डिंग पे पोस्ट ओसी नहीं लगेगा, पोस्ट ओसी दैट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, post completion certificate or occupation certificate. Then actionable claims, we have already discussed this. Actionable claim other than lottery betting and gambling, so lottery betting and gambling will be treated as supply, other actionable claims will not be treated as supply. Then supply of goods from a place in non-taxable territory to another place in non-taxable territory without such goods entering into India. Now what is it? So for example, I'll take an example for this, one second. ये अपने अमेंडमेंट के नोट से अपन उससे डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कनाडा से यहाँ पे
परचेज किया किसी ने गुड्स और वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया उसने जापान विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। कनाडा से गुड्स डायरेक्टली जापान चले गए, इंडिया में आए नहीं। इंडिया में बैठ के मैंने बिजनेस किया, मैंने कनाडा से बढ़िया 1 लाख रुपए में खरीदा, जापान में 2 लाख में बेच दिया। जापान में कोई कस्टमर मुझे मिल गया, मैंने 2 लाख में बेच दिया। मैंने डायरेक्टली कनाडा से लेके जापान तक के यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट करा दिए, इंडिया में गुड्स आए नहीं। तो क्या उस केस में उसे सप्लाई माना जाएगा? नहीं, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। सो सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। देन सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो यहाँ पे गुड्स वेयर हाउस में है और यहाँ पे गुड्स सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, मिस्टर संजय एंड मिस्टर सिद्धांत है। मिस्टर सिद्धांत ने गुड्स सेल कर दिए मिस्टर संजय को जब गुड्स वेयर हाउस में थे, तो उनका डील हो गया बाहर, उन्होंने गुड्स सेल कर दी। तो क्या इसे सप्लाई ट्रीट किया जाएगा? नो, इट वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सप्लाई एज पर पैरा 8A। यहाँ पे पैरा 8A के हिसाब से ये अमेंडमेंट आया है और गुड्स जब वेयर हाउस में और तब आपने बेच दिया तो उसे सप्लाई नहीं किया जाएगा बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन से क्लियरेंस करने के बाद की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। देन 8B, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द consignee to any other person by endorsement of documents of title to the goods after the goods have dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption. Now what is it? अभी ये देखो, आपके गुड्स यहाँ सऊदी अरब से आपके गुड्स निकल गए, आपके गुड्स हाई सी सेल में थे। यहाँ इंडिया में मिस्टर आकाश एंड मिस्टर पलाश है, उन्होंने क्या किया, हाई सी सेल है, इट्स हाई सी सेल नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई एज पर पैरा 8B ऑफ शेड्यूल 3। अब ये क्लैरिफिकेशन, इस पे पहले क्लैरिफिकेशन भी आया हुआ था, अभी अमेंडमेंट हो गया और सेक्शन शेड्यूल 3 के अंदर यहाँ पे 8B की एंट्री आई है और उस एंट्री के हिसाब से जब आपके गुड्स हाई सी में है, मेरे गुड्स हाई सी में सऊदी अरब से इंडिया आ रहे हैं रास्ते में, उस टाइम पे ही मिस्टर आकाश ने बोला कि एक काम कीजिए पलाश जी, आप ही मुझसे गुड्स खरीद लीजिए। उन्होंने गुड्स उनको सेल कर दिया, तो उस केस में क्या उसे सप्लाई माना जाएगा? आकाश और पलाश के बीच के ट्रांजैक्शन को क्या सप्लाई माना जाएगा? नहीं, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों? एज पर एंट्री 8B, यहाँ पे एंट्री 8B के हिसाब से उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन। यहाँ सऊदी अरब से गुड्स निकल गए थे, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, बट होम कंजम्पशन पे क्लियर होने के पहले। तो ये क्या थी? ये शेड्यूल 3 था, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सिंस यहाँ पे जो एंट्रीज इंसर्ट हुई है, यहाँ पे 3 चीजें इंसर्ट हुई है। क्या? एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गए विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया विल नॉट बी ट्रीटेड सप्लाई व्हेन द गुड्स आर केप्ट इन वेयर हाउस बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। इफ यू आर सप्लाइंग गुड्स टू एनीवन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। एंड द थर्ड थिंग, आपने हाई सी सेल किया, दैट वुड आल्सो नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। सो दिस इज बेटा शेड्यूल 3। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी है, दैट नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। सेकंड, कोर्ट आपको सर्विस दे रहा है, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। कुछ डेजिग्नेटेड मेंबर्स हैं वो सर्विस दे रहे हैं, उनके फंक्शंस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल में किसी ने पोजीशन होल्ड किया एंड ऑल दैट, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। सेल ऑफ लैंड नेवर ट्रीटेड एज सप्लाई। सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नेवर ट्रीटेड एज सप्लाई। देन एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स व्हेन द गुड्स आर केप्ट इन द वेयर हाउस नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। एंड द लास्ट वन, हाई सी सेल्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। मुझे इतना अच्छा याद हो सकता है, आपको क्यों नहीं हो सकता यार? इतना इजी, इतना ब्यूटीफुल लॉ है, ठीक है। तो अभी तक क्या पढ़ा? सेक्शन 7 हमने पढ़ा, किससे रिलेटेड था? सप्लाई की डेफिनेशन। शेड्यूल 1, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन नीदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। शेड्यूल 2, activities or transaction to whether to be treated as supply of goods or service. Schedule 3 ने क्या बोला? No, these activities or transaction will never be treated as supply of goods nor be treated as supply of service. Now we'll go to the concept of composite and mixed supply and their taxability. What do you mean by composite supply? बड़ा प्यारा concept है। Composite supply मतलब क्या? So composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient and comprises of 2 or more taxable supply of goods or service or both or any combination thereof. Composite supply क्या होता है? देखो एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे किस चीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। आपका फोन है, मोबाइल है, उसके साथ चार्जर आया है, तो डिस्कशन क्या हो रहा है कि भाई चार्जर पे क्या रेट लगना चाहिए, मोबाइल पे क्या रेट लगना चाहिए। तो यहाँ पे मोबाइल के साथ चार्जर जनरली आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है। इट इज नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजेशन विद ईच अदर। सो it is naturally bundled and supplied in conjunction with each other
वन ऑफ विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई, उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई, बताओ क्या, आप भी बता सकते हो मोबाइल, जो प्रिंसिपल सप्लाई वो क्या है मोबाइल, लैपटॉप के साथ चार्जर आ रहा है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है लैपटॉप। तो यहाँ पे द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट सप्लाई डिपेंडेंट अपॉन द प्रिंसिपल सप्लाई। सो इस टाइप की जब सप्लाईज हो रही है कि भाई एक कोई प्रोडक्ट आ रहा है उसके साथ 2-3 एसेसरीज या कोई चीजें आ रही है, तो उसका टैक्सेबिलिटी कैसे डिसाइड करना है, तो हमें देखना है कि क्या वो कंपोजिट सप्लाई है या वो मिक्स सप्लाई है। तो कंपोजिट सप्लाई किसे बोलते हैं, जब 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 कोई नेचुरली बंडल्ड है सप्लाई किया है एक दूसरे के कंजेशन में, तो उसे क्या बोलते हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है, तो उससे क्या बोलते हैं बेटा, उससे कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं, उसे कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। और मिक्स सप्लाई मतलब क्या होता है, मिक्स सप्लाई मतलब 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स मेड इन कंजेशन विद ईच अदर फॉर अ सिंगल प्राइस, प्राइस एक ही चार्ज किया है, मिक्स सप्लाई में प्राइस एक ही चार्ज किया है, बट द सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई, बट वो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिवाली के टाइम पे गिफ्ट रैपिंग्स आती है, क्या कि भाई चॉकलेट्स है, केक्स है, बिस्किट्स है, यहाँ पे ऐसे सारा कुछ करके ड्राई फ्रूट्स है, एक पैकिंग आ रही है दिवाली गिफ्ट के लिए, तो उस पे टैक्स का रेट क्या लगेगा, सबसे पहले तो उसे कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे कि मिक्स। क्या वो नेचुरली बंडल है, नहीं। क्या वो सप्लाइड इन कंजेशन विद ईच अदर है, नहीं। तो क्या है वो, क्या वो सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस है, हाँ। क्या वो मिक्स सप्लाई, हाँ। तो उस केस में टैक्सेबिलिटी, तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है कि अगर दो या दो से ज्यादा चीजें साथ में दी जा रही है, तो पहले वो कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है, वो आपने डिटरमाइन कर लिया। अगर नेचुरली बंडल्ड है, सप्लाइड इन कंजेशन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो कंपोजिट हो गई, और नहीं तो क्या हो जाएगी, मिक्स सप्लाई हो जाएगी, नहीं तो मिक्स सप्लाई हो जाएगी। टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, सेक्शन 8 में दी हुई है इसकी टैक्सेबिलिटी। नेक्स्ट सेक्शन याद करेंगे, सबसे पहला सेक्शन कौन सा याद किया हमने, सेक्शन 7 सप्लाई का, सेक्शन 7 सप्लाई का। देन सेक्शन 8 टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ये ऊपर जो था बेटा ये डेफिनेशंस थी, ये सेक्शन 230 और सेक्शन 274 में दिया, इसको याद करने की जरूरत नहीं, टैक्सेबिलिटी को याद करनी है। अब टैक्सेबिलिटी क्या बोलती है, टैक्सेबिलिटी बोलती है कि अगर कंपोजिट सप्लाई है, अगर कंपोजिट सप्लाई है तो a composite supply is comprising of 2 or more supply, one of which is a principal supply shall be treated as supply of principal supply। उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला उन्होंने कि हम इसे principal supply बोलेंगे, इसे हम principal supply बोलेंगे। Then mixed supply comprises of 2 or more supply shall be treated as supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax। जो highest rate of tax यहाँ पे रहेगा उसे बोलेंगे बेटा क्या, mixed supply, उसे बोलेंगे mixed supply। ठीक है, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगेगा। मिक्स सप्लाई के केस में क्या लगेगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मिक्स सप्लाई के केस में क्या लगेगा, जो भी फॉर एग्जांपल ये हम चॉकलेट वाला एग्जांपल लिए थे, तो चॉकलेट पे फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, रेट मुझे ऐसे याद नहीं रहते, 12% है और आपके ड्राई फ्रूट्स पे 18% है, तो फिर आपका टैक्स क्या लग जाएगा, सारों पे 18% का टैक्स लग जाएगा, सारा पे 18% का टैक्स लग जाएगा। सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। अब आपने मार्केट में देखेंगे कुछ छोटे छोटे क्लैरिफिकेशंस आए हैं, हम वो पढ़ेंगे। आपने मार्केट में देखा होगा बहुत सारी सेल्स प्रमोशन स्कीम चलती रहती है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, यहाँ पे या आपको कोई सैंपल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जनरली होता है। तो इस केस में क्या रहेगा टैक्सेबिलिटी, इसे सप्लाई माना जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन आए वो हम पढ़ेंगे। सो samples supplied free of cost, it is clarified that samples which are supplied free of cost without consideration do not qualify as supply under GST। देखो 7(1) में क्लियरली क्या पड़ा, फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए, भाई कंसिडरेशन ही नहीं है तो क्या सप्लाई मानेंगे, नहीं मैम नहीं मानेंगे। सो इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एक्सेप्ट वेयर द एक्टिविटी फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट। बट अगर शेड्यूल 1 में आता है वो, अगर वो शेड्यूल 1 में आता है, फॉर एग्जांपल सप्लाई बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन है सैंपल्स का, उस केस में बेटा उसे क्या माना जाएगा, उसे सप्लाई माना जाएगा। सो यहाँ पे जो सैंपल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है उसमें क्लियर है कि भाई यहाँ सप्लाई जनरली नहीं माना जाएगा, बट अगर शेड्यूल 1 एक्टिविटी है तो ही उसे सप्लाई माना जाएगा। देन एक ऑफर चलते हैं, आपने देखा ही होगा बाय वन गेट वन, ऐसे ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं। तो उस केस में क्या रहेगा कि भाई मैं यहाँ पे बाय टूथपेस्ट गेट टूथब्रश फ्री, ऐसा बाय वन सोप गेट वन सोप फ्री, तो ऐसे भी ऑफर्स चलते रहते हैं, ऐसे भी ऑफर्स चलते रहते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे ये चीज होती है कि यू आर बाइंग 2 थिंग्स एट अ प्राइस ऑफ 1, एट अ प्राइस ऑफ 1। उस केस में क्या रहेगा, उस केस में क्या रहेगा, टैक्सेबिलिटी ऑफ सच सप्लाई विल डिपेंड अपॉन एज टू वेदर द सप्लाई इज अ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई एंड द रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट जो रहेगा वो वहां पे लगेगा उस केस में। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी,
ये जो बाय वन गेट वन वाले ऑफर रहते हैं, बाय वन गेट वन वाले ऑफर रहते हैं, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स बट इट इज अ केस ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई वेयर अ सिंगल प्राइस इज बीइंग चार्ज फॉर द एंटायर सप्लाई। एक प्राइस चार्ज किया जा रहा है 2 या 2 से ज्यादा गुड्स के लिए। सो इट कैन बी बेस्ट ट्रीटेड एज सप्लाइंग द गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ वन, फॉर द प्राइस ऑफ वन। और यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा कि टैक्सेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, टैक्सेबिलिटी ऑफ सच सप्लाई विल बी डिपेंडेंट अपॉन एज टू वेदर द सप्लाई इज अ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई and the rate of tax shall be determined as per the provisions of section 8. rate of tax उसका किसके हिसाब से होगा, rate of tax बेटा होगा उसका section 8 के हिसाब से होगा, composite या mix supply उसे बोला जा सकता है। ठीक है, ये तो पहला क्लैरिफिकेशन आया था जो कि सेल्स प्रमोशन स्कीम पे था। सेकंड एक और क्लैरिफिकेशन आया, हम बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे उसको भी, डीसीए से रिलेटेड यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आया। ठीक है, डीसीए से रिलेटेड जो एजेंट है उसके केस में ये क्लैरिफिकेशन आया। तो अभी याद करो, हमने शेड्यूल 1 में पढ़ा था। शेड्यूल 1 में क्या था, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर सप्लाई होता है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई होता है तो उससे क्या माना जाएगा, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। अब कुछ इश्यूज क्या थे डीसीए एजेंट के हिसाब से स्पेसिफिकली, वो हम देखेंगे। सो वेदर डीसीए फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ एजेंट एज पर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। मैं जनरली बता देती हूँ डीसीए एजेंट का कंसेप्ट क्या होता है। डीसीए एजेंट जो रहता है वो सप्लायर को, वो दूसरे एजेंट से कैसे अलग होता है, वो सप्लायर को इंश्योर करता है कि भाई आपको पेमेंट मिलेगा, आपको पेमेंट मिलेगा। और जनरली अगर हर एक एजेंट 10% चार्ज कर रहा है अपना कमीशन तो वो 12 करता है, क्यों, क्योंकि वो इंश्योर करता है। और उसके लिए वो क्या करता है, वो बहुत सारी अलग अलग चीजों का लेता है कि वो कहीं से लोन एक्सटेंड करा सकता है एंड ऑल दैट, वो सारी फैसिलिटीज वो वहां पे लेता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई जो डीसीए है उसे एजेंट बोला जाएगा कि नहीं, या किसी भी एजेंट को, इसमें एक क्लैरिफिकेशन हो रहा है ना उसमें भी, किसी भी एजेंट को कभी एजेंट बोला जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि बड़ा कंफ्यूजन था इंडस्ट्री में, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि भाई एजेंट बोलें कि नहीं बोले किसी को, इट विल डिपेंड अपॉन द इनवॉइसिंग, कि भाई इनवॉइसिंग किसके नाम से हो रही है। तो where the invoice or supply of goods is issued by supplier to customer either himself or through DCA, the DCA does not fall under the ambit of agent, and where the invoice for supply of goods is issued by DCA in his own name, DCA जब अपने खुद के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है तो फिर डीसीए को एजेंट बोला जा सकता है। डीसीए जब खुद के नाम पे कर रहा है, प्रिंसिपल के नाम पे हो रहा है तो उसे एजेंट नहीं बोलेंगे, तो उसे एजेंट नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ डीसीए को अप्लाई नहीं होता, ये किसी भी एजेंट को अप्लाई होता है, ये किसी भी एजेंट को अप्लाई होता है। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था इसको। और अमेंडमेंट्स के जो लेक्चर है 5-6 घंटे का लेक्चर होगा अमेंडमेंट का, उसमें विद एग्जांपल भी इसको डिस्कस किया है। क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है तो हम यहाँ पे अमेंडमेंट्स कवर करेंगे बट उसके ज्यादा एग्जांपल और बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, सो अभी इसमें इशू आया कि भाई वेदर द टेम्पररी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन बेस्ड लोन एक्सटेंडेड बाय डीसीए टू रिसिपिएंट फॉर व्हिच इंटरेस्ट इज चार्ज बाय डीसीए टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बीइंग सप्लाइड बाय द सप्लायर वेयर डीसीए इज नॉट द एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई उसको डीसीए, क्योंकि वहां पे आपको गारंटी कर रहा है सप्लायर को कि वो पेमेंट करने वाला है, पेमेंट करने वाला है, तो उस केस में उसने लोन लिया। तो लोन का जो इंटरेस्ट है, लोन का जो इंटरेस्ट यहाँ पे लग रहा है, द इंटरेस्ट इज चार्ज बाय डीसीए टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू बीइंग सप्लाइड बाय द सप्लायर वेयर डीसीए इज नॉट द एजेंट। डीसीए एजेंट कब नहीं रहेगा, अगर प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइसिंग करी, डीसीए एजेंट नहीं है। तो अब जो इंटरेस्ट एलिमेंट है उसका कैसा करना है, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया वेयर डीसीए इज नॉट द एजेंट, और बिलीव में आपको इतना ही याद रखना है, where DCA is not the agent under para 3 of schedule 1, the temporary short term transaction based loan provided by DCA to the buyer is a supply of service by DCA to recipient on principal to principal basis and independent supply. Therefore interest being charged by DCA would not form part of the value of supply goods goods supplied to the buyer by the supplier. Obviously independent supply होगी, वो प्रिंसिपल अपने खुद के लेवल पे यहाँ पे लोन ग्रांट किया हुआ है तो उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में क्या हो सकता है बेटा, उस केस में वो इंडिपेंडेंट सप्लाई है और उसको जो मेन प्रिंसिपल सप्लाई जो है वहां पे जो प्रिंसिपल जो सप्लाई कर रहा है उसमें उसे ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू। अब सेकंड सिनेरियो है कि जहां पे डीसीए एजेंट है, वेयर डीसीए इज एजेंट ऑफ शेड्यूल एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। ये कैसे क्लियर हुआ, इनवॉइसिंग के बेसिस पे डीसीए ने खुद के नाम पे इनवॉइस दिया, ही इज एन एजेंट and makes payment to principal on behalf of buyer and charges interest to the buyer for delayed payment along with the value of goods being supplied, whether the interest will form part of value of supply of goods or not. So in cases where DCA is an agent under para 3 of schedule 1 हमने para 3 पढ़ा था, the temporary short term transaction based credit
Being provided by DCA to buyer no longer retains its character of independent supply and is subsumed in the supply of goods by the DCA to recipient. It is तो अब वो इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं रही क्योंकि वो एजेंट की कैपेसिटी में कर रहा है. इट इज एम्फेसाइज्ड दैट द एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय DCA टू रिसिपिएंट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज सेपरेट सप्लाई एज it is in the context of supply of goods made by DCA to recipient. Value of interest charged for such credit would be required to be included in value of supply as per section 15(2)(d. तो 15(2)(d) के हिसाब से आप जब वैल्यूएशन करेंगे, हम वैल्यू के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उस केस में उसे इंक्लूड कर लेंगे. उसने जो इंटरेस्ट चार्ज किया उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा वैल्यूएशन पर्पस के लिए. तो सबसे पहले DCA एजेंट है कि नहीं वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द इनवॉइसिंग. रिवाइज करा रही हूँ, फटाफट सुन लो. इट डिपेंड अपॉन इनवॉइसिंग. अगर इनवॉइस DCA के नाम पे है तो एजेंट है, नहीं है तो वो एजेंट नहीं है. अब अगर वो एजेंट नहीं है तो अगर जो उसने सप्लाई किया है, जो टेम्परेरी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन बेस्ड लोन है, तो उसे क्या इंक्लूड किया जाएगा? नहीं, उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो एक इंडिपेंडेंट सप्लाई रहेगी. बट अगर वो एजेंट है तो यस, उसे इंक्लूड किया जाएगा वैल्यू में. जब आप वैल्यू डिराइव करोगे सेक्शन 15 के हिसाब से, तब उसे इंक्लूड किया जाएगा. इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है. नेक्स्ट बेटा, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस. ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है. तो गवर्नमेंट ने बेटा नोटिफाई किया, नोटिफाई करेंगे, गवर्नमेंट के पास पावर है, नोटिफाई करेंगे कुछ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट करती है एज पब्लिक अथॉरिटी की, उन्हें ना ट्रीट किया जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स ना सप्लाई ऑफ सर्विस. तो गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया? गवर्नमेंट ने ये सर्विस नोटिफाई की, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस. अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस और एप्लीकेशन फीस और बाय व्हाटसएवर लीड, या लाइसेंस फीस बोल लो या एप्लीकेशन फीस बोल लो या कुछ भी बोल लो. बट जो ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस रहेगा, जो ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस रहेगा, उसे क्या नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा. तो फिर बेटा कोई GST लगेगा ही नहीं. सो इट मे बी नोटेड दैट सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट. सो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस, एप्लीकेशन फीस और एनी अदर नेम इज नॉट टू बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस. It may be noted that service provided by government to business entities, including by way of grant of privileges, license, mining rights, natural resources, against payment of consideration in the form of fee, royalty, are taxable under GST. Tax is required to be paid by business entity or the services under reverse charge. तो बेटा गवर्नमेंट जो दूसरी सर्विसेज दे रही है, जैसे कि लाइसेंस की, माइनिंग राइट्स की, नेचुरल रिसोर्सेज की, वो सारों की बात नहीं हो रही है. वो सारों की बात नहीं हो रही, वो तो GST में टैक्सेबल है, वो तो GST में टैक्सेबल है. सिर्फ गवर्नमेंट ने यहाँ पे किस पे बोला कि किसको सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा? ओनली अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस. ओके, सो this was one notification here. Then one clarification in respect of goods sent taken out of India for exhibition or on consignment basis for export promotion. तो मैंने क्या किया, मैं कुछ गुड्स लेके गई भाई इंडिया के बाहर. क्यों लेकर के गई मैं? यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कुछ गुड्स मैं यहाँ पे लेकर के गई इंडिया के बाहर, एग्जीबिशन के लिए, कंसाइनमेंट के लिए. तो उसके बारे में कुछ बताया है. तो एक्टिविटी जो मैं गुड्स लेकर के बाहर गई एग्जीबिशन के लिए, कंसाइनमेंट बेसिस के लिए, बेटा वो सप्लाई नहीं होती. वो सप्लाई नहीं होती. क्यों वो सप्लाई नहीं होती? क्योंकि उसमें कोई कंसिडरेशन ही नहीं है. No consideration, so that activity does not constitute supply within the scope of section 7 as there is no consideration at that point of time. जब मैं कुछ यहाँ से बाहर एग्जीबिशन के लिए लेके जा रही हूँ, क्या कोई कंसिडरेशन है? भाई कंसिडरेशन ही नहीं है तो सप्लाई नहीं है, ये तो अभी आपको अच्छे से पता है. एक्सेप्ट वन सच एक्टिविटी फॉल्स अंडर शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 में फॉल कर रही है तो बात अलग हो गई. सच एक्टिविटी, since such activity is not supplied, the same cannot be considered as zero rated supply. जब सप्लाई ही नहीं है तो जीरो रेटेड सप्लाई का कोई मतलब ही नहीं है. As per the provisions contained in section 16, that being the case, execution of bond LUT as required in section 16 is not required. भाई जब सप्लाई नहीं है तो जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है. जीरो रेटेड सप्लाई हमने पढ़ा था. जीरो रेटेड ही सप्लाई नहीं है तो फिर वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की बात ही नहीं आती. बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की बात ही नहीं आती. सो आप बेटा ये स्पेसिफाइड गुड्स आर सोल्ड अब्रॉड फुल्ली और पार्शियली विदिन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 6 months. अभी क्या हुआ, ये गुड्स को मैंने इंडिया के बाहर भेजा था एग्जीबिशन के लिए. अब क्या हुआ, वो गुड्स 2 महीने बाद बिक गए. दे आर सोल्ड. या तो फुल्ली 2 महीने बाद 100 क्वांटिटी भेजी थी, पूरी 100 बिक गई, या 100 क्वांटिटी भेजी थी, यहाँ पे 80 बिक गई.
ठीक है, या तो पूरा पार्ट बिक गया या कुछ पार्ट बिक गया, तो जब वो सेल होगा गुड्स तब क्या करना है, तो यू हैव टू इश्यू अ टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स व्हिच हैव बीन सोल्ड। तो यहाँ पे क्योंकि सेल हो गया, अब सप्लाई हो गया, तो जब भी सेल हो गया उस टाइम पे विद इन 6 मंथ्स तो हमने टैक्स इनवॉइस इश्यू कर लेनी है। अब भाई अगर 100 क्वांटिटी का हुआ तो 100 की टैक्स इनवॉइस इशू कर दो, 80 क्वांटिटी का हुआ तो 80 क्वांटिटी की इशू कर दो। कब? जब भी सेल हुआ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जब भी हुआ उतने बाद, जब भी हुआ सेल तब। Now, when the specified goods sent taken out of India have neither been sold nor brought back, ना तो बिका ना वापस लेके आया, एग्जीबिशन के लेके गया, 6 महीना हो गया, तो फिर either fully or partially within the stipulated period of 6 months, या 6 महीना दे दिया, 6 महीना दे दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, ना बिका ना वापस आया, तो फिर इशू टैक्स इनवॉइस ऑन द डेट एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने खत्म होने के बाद बेटा टैक्स इनवॉइस इशू होगी। 6 महीने खत्म होने के बाद टैक्स इनवॉइस इशू होगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ सच क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स व्हिच हैव नीदर बीन सोल्ड नॉर ब्रॉट बैक, जो कि ना कि बिके ना वापस आए, तो 6 महीने बाद बेटा क्या होगी, यहाँ पे 6 महीने बाद टैक्स इनवॉइस इशू हो जाएगी, टैक्स इनवॉइस इशू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुड्स हम इंडिया के बाहर लेकर के जाते हैं उससे सबसे पहले तो क्या सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा, जब उसे लेके जा रहे हैं ना सप्लाई ट्रीट किया जाएगा तो फिर जीरो रेटेड सप्लाई की बात ही नहीं है, और ना कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा, ना कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा। बची टैक्स इनवॉइस की बात, तो भाई अगर 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी जब बिक जाते, फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ 2 मंथ, तो टैक्स इनवॉइस इशू कर दो, बट 6 महीने खत्म हो गए, ना बिके ना वापस आए, तो उसके एंड में उसकी टैक्स इनवॉइस इशू कर ली जाएगी और उसे सप्लाई ट्रीट कर लिया जाएगा। तो ये बेटा एक क्लैरिफिकेशन था। एंड लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्लैरिफिकेशन देखेंगे, लेवी ऑफ जीएसटी ऑन सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम or placing of nameplates of the donor in the premises of charitable organization receiving donation or gift from individual donors। तो ये क्या बात है भाई, मैंने कुछ डोनेशन दिया और हो सकता है वो डोनेशन जब मैं देती हूँ, जैसे कोई यहाँ पे मैंने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया, कुछ स्कूल्स को दिया, तो वहां पे मेरा नाम, मैंने एक रूम बनाने के लिए डोनेशन दिया तो रूम के बाहर मेरा नाम है, या मैंने हॉल बनाने के लिए डोनेशन दिया तो वो हॉल के बाहर मेरा नाम डिस्प्ले होता है, उससे रिलेटेड उसके टैक्सेबिलिटी की बात हो रही है। तो वेयर द नेम ऑफ द डोनर इज डिस्प्लेड इन रिसिपिएंट इंस्टीट्यूट प्रीमाइसेस इन सच अ मैनर which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of donors act। तो बेटा यहाँ पे मैंने, क्योंकि उन्हें फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दिए कि भाई आप यहाँ पे रूम बना लीजिए, रूम के बाहर उन्होंने नाम दिया, नाम लिखा मेरा, तो इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं वो, मेरी पब्लिसिटी नहीं कर रहे, मेरा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, मैंने अच्छा काम किया, जस्ट एज ए एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड उन्होंने मेरा नाम दिया। सो इट इज नॉट एम्ड एट पब्लिसिटी टू द डोनर इन सच मैनर दैट इट वुड बी एन एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन ऑफ बिजनेस। ना वो एडवर्टाइजमेंट है उस डोनर के लिए, ना उसके प्रमोशन बिजनेस का है, जस्ट आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड उसका नाम डिस्प्ले किया, देन इट कैन बी सेड देयर इज नो सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन। वो डोनेशन को कंसिडरेशन बोल के सप्लाई नहीं बोलेंगे भाई, नहीं जीएसटी नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, उसे कंसिडरेशन नहीं मानो, डोनेशन को कंसिडरेशन ना मानो, उसे एडवर्टाइजमेंट सर्विस नहीं माना जाएगा। देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ डोनेशन और गिफ्ट टू डू एनीथिंग। यहाँ पे रिसिपिएंट का कोई यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं कि उसने करना है, कोई सर्विस देनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। Therefore, there is no GST liability on such consideration। कंफ्यूजन था, डिपार्टमेंट का बोलना था, तो यहाँ पे क्लियर किया गवर्नमेंट ने कि नहीं भाई, वो कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विस नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा डोनेशन को, और कोई जीएसटी नहीं लगेगा। GST will not be levied on consideration received, namely the gift or donation। Conditions क्या दिए, gift or donation is to charitable organization, the payment has the character of gift or donation and it leads to no commercial gain, no advertisement and not advertisement, it leads to no commercial gain and it is not an advertisement, then there will be no GST on display of name or placing of nameplates of donor in the premises of charitable organization। Okay, so this was a very simple clarification। ठीक है, तो here we better complete the chapter number 2। yes, so बेटा here we complete our chapter number 2 supply under GST। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले पढ़ा 7(1)(a)। 7(1)(a) क्या, फॉर अ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, सप्लाई हो गया। 7(1)(b) इंपोर्ट किया, क्या, सर्विस, whether or not for the purpose of business but for the consideration, उसे क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। फिर बाद में एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया पर्सनल पर्पस वाले को। देन शेड्यूल 1 हमने पढ़ा, शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज है, दैट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। क्या क्या, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ नेसेसिटी वेयर इनपुट टैक्स रेट हैज बीन टेकन। सेकंड,
सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में 50,000 तक के नहीं। देन थर्ड बेटा सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, एंड देन फोर्थ बेटा क्या था, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय एनी पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया या किसी डिस्टिंक्ट पर्सन से उसे सप्लाई बोला जाएगा। सो दीज आर द 4 एक्टिविटीज विच विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। देन वी हैव स्टडीड शेड्यूल 2 जो क्या बोला, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या रहेगा वो बताएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट, किसका होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग, इन दोनों को हमेशा क्या बोला जाएगा, सर्विस बोला जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी याद रखो सर्विस बोला जाएगा। देन कम शेड्यूल 3, वहां हमने कुछ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन पढ़ा जो शुड बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। देन हमने कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ा। कंपोजिट सप्लाई में रेट किसका लगेगा, प्रिंसिपल का जो रेट है। फॉर एग्जांपल मोबाइल एंड चार्जर में मोबाइल का रेट 12% है, चार्जर का रेट 18% है, तो चार्जर को भी टैक्स क्या लगेगा, 12% के हिसाब से। देन मिक्स सप्लाई हाईएस्ट रेट, तो वो केक्स वाला एग्जांपल लिया था, जिसका रेट सबसे ज्यादा है वो रेट लग जाएगा पूरी सप्लाई पे। देन हमने सेल्स प्रमोशन स्कीम के कुछ क्लैरिफिकेशंस पढ़े और हमने यहाँ पे डीसीए एजेंट से रिलेटेड डिस्कशन किया। चैप्टर नंबर 2 का यहाँ पे हमारा रिवीजन बेटा कंप्लीट होता है यहाँ पे। और इस रिवीजन बुकलेट आपके पास बेटा नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए आप, वेबसाइट पे अवेलेबल है ये www.icaleague.com से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट से डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, ये ऑफिस का नंबर है, ये एडमिन टीम आपको बिल्कुल यहाँ पे व्हाट्सएप कर देगी। बट पहले आप ट्राई कर लीजिए, वेबसाइट पे से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे और भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि लिस्ट ऑफ सेक्शन, क्वेश्चन बैंक एंड ऑल, वो सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नहीं मिले तो आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। तो बेटा हियर वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।